अच्छा देखो, हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसमें देखो हम लोग का, एक सेकेंड, यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया हुआ था। उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने कहाँ तक किया है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर लास्ट दिन 37 तक किया था, ठीक है। 37 तक किया था, सॉरी 38, 37 क्या, हम लोगों ने 38 तक कर लिया था। आज हम लोग 39 से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं 39 में क्वेश्चन क्या दिया है। देखो ये सब प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, क्योंकि थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो फिर तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ए फैक्ट्री एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स एंड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चर इन ए बाई प्रोडक्ट। बोल रहे हैं फैक्ट्री एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें course of manufacturing in a byproduct Y is produced which after a separate process has a commercial value। बोल रहा है कि जब केमिकल X प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट Y भी प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको बाद में सेपरेट प्रोसेस के थ्रू से प्रोसेस करने के बाद उसका एक कॉमर्शियल वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हुआ क्या, पहले यहाँ लिख के दिखाते क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्शन होगा जिसमें केमिकल ए रेडी होगा। प्रोसेस, आउटपुट केमिकल एक्स, आउटपुट केमिकल एक्स एंड बाई प्रोडक्ट वाई, बाई प्रोडक्ट वाई। गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग ऋषभ। आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पर बोला है कि बाई प्रोडक्ट वाई इसको फर्दर प्रोसेस करके इसका कॉमर्शियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इसका एक कॉमर्शियल वैल्यू होगा। फर्दर प्रोसेस का नीड है, करने से इसका कॉमर्शियल वैल्यू होगा। कॉमर्शियल वैल्यू का मतलब है कि इसका जो है सेल वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगा। नॉर्मली ये वैसे सेल नहीं होता है, फर्दर प्रोसेस करने से इसका कॉमर्शियल सेल हमें मिलेगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जॉइंट एक्सपेंसेस लगा है मेटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है। जॉइंट एक्सपेंसेस का मतलब, जॉइंट एक्सपेंसेस का मतलब हम लोग का यहाँ पर लिख लेते हैं मेटेरियल लेबर ओवरहेड, यहाँ होगा जॉइंट एक्सपेंस, ठीक है। मेटेरियल 10,000, लेबर 4,000, ओवरहेड 2,500, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेपरेट एक्सपेंसेस एक्स और वाई, एक्स और वाई में सेपरेट एक्सपेंसेस है 2,000, 2,500, 1,400, और वाई का सेपरेट एक्सपेंसेस है 2,800, 2,500 और 1,000। अच्छा, फिर क्या बोला है, द आउटपुट फॉर द मंथ वाज 150 क्विंटल ऑफ एक्स एंड 50 क्विंटल ऑफ वाई, ठीक है। तो आउटपुट क्या क्या है वो लिख लेते हैं। आउटपुट जो है वो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 50 क्विंटल, 50 क्विंटल्स ये एक्स है, और वाई कितना हो जाएगा, वाई है हम लोग का 150, ये 150 है और ये 50 है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ वाई इज 200 पर क्विंटल, ये सेल होगा। वाई का जो सेल वैल्यू है, अरे बार बार इस पे क्यों क्लिक हो जा रहा है। वाई का जो सेल वैल्यू है वो देखो कितना है, वाई का सेल वैल्यू है हम लोग का 200 पर क्विंटल, ठीक है। मैंने क्यों लिख दिया। और एक्स का सेल वैल्यू देखते हैं, द प्रॉफिट। अच्छा, एक्स का सेल वैल्यू कुछ नहीं बोला है, बोला है प्रॉफिट जो है वाई का 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस है, और इसमें प्रॉफिट कितना अर्न होता है 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3% ऑन
कॉस्ट, ठीक है, 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। प्रिपेयर एन अकाउंट, देखो मैंने बोला था ना अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला है अकाउंट बनाओ, ठीक है, अकाउंट मतलब लेजर, टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल, ताकि हमें ये पता चले कि 1 किलो एक्स प्रोड्यूस्ड करने का कॉस्ट कितना है। 1 किलो नहीं, सॉरी 1 क्विंटल, क्विंटल में बोला है 1 क्विंटल एक्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना है, हमें ये कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अच्छा, और ये सेपरेट एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, ये देखो सेपरेट एक्सपेंसेस मतलब ये जॉइंट एक्सपेंसेस के अलावा भी सेपरेटली एक्स और वाई पे इतना इतना एक्सपेंसेस होगा। अच्छा, अब पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। फाइंड आउट क्या करने बोला है कि एक्स को 1 क्विंटल एक्स का कॉस्ट कितना है, 1 क्विंटल एक्स का कॉस्ट कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 150 क्विंटल ऑफ एक्स का कॉस्ट कितना हुआ, यानी कि जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसमें एक्स का पोर्शन कितना है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग आराम से क्या कर पाएंगे, इसका पर क्विंटल निकाल लेंगे, 150 क्विंटल से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, रेड कलर कर चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स कितना हो रहा है, और उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 150 क्विंटल से, तो हमें पता चल जाएगा कि पर क्विंटल का कॉस्ट कितना है, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जॉइंट कॉस्ट का फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जॉइंट कॉस्ट कितना है। अब जॉइंट कॉस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट एक्सपेंस, दो एक्सपेंस बोला है हमें क्वेश्चन में, जॉइंट एक्सपेंस और एक है सेपरेट एक्सपेंस। अच्छा, क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अच्छा, मेटेरियल का जॉइंट कॉस्ट है 10,000, 4,000, 2,500, तो 10,000, 4,000, 2,500। सेपरेट एक्सपेंस एक्स और वाई का अलग अलग होगा, एक्स और यहाँ पर लिख देते हैं वाई, ठीक है। सेपरेट एक्सपेंसेस भी लिख लेते हैं, 2,000, 2,500, 1,400, 2,000, 2,500 और 1,400, और वाई का है हम लोग का 2,800, 2,500 और 1,500, ठीक है। नहीं, 1,500 या 1,000, 1,000 है, ठीक है, 1,000। अब हम लोग इसको कर लेंगे टोटल, ठीक है। टोटल करते देखते कितना आता है, ये हो गया हम लोग का 16,500। टोटल करने का रीजन बताते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5,900, और यहाँ पर हो गया 2 to 4 + 1 5,000, और 5,000 और 5 और 8 हो जाएगा हम लोग का 13, मतलब 6,300, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल करने से 6,300। अच्छा, हम लोग को एक्स का दोनों का टोटल एक्सपेंसेस पता चल गया है, सेपरेटली एक्सपेंसेस हमें पता चल गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये टोटल लिख लिया, अब हम लोग सेल प्राइस लेते हैं, क्योंकि देखो जब हमें कोई मेथड नहीं बोलेगा, बेसिकली करना क्या है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। जब हमें कोई मेथड नहीं बोला जाएगा तो ऑलवेज यूज एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो उसमें क्या लेना पड़ता है, फाइनल सेल्स वैल्यू लेंगे, उसमें से प्रॉफिट लेस कर सकते हैं, और कोई कॉस्ट हमें अगर पता है जैसे कि फर्दर कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, वो लेस करेंगे तो हमें जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये मैंने पहले टोटल करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, ठीक है। वाई का लिख रहे हैं सेल प्राइस, क्योंकि वाई को फर्दर प्रोसेस किया गया है तो उसका फाइनल सेल्स वैल्यू ये है 200 इंटू 50 क्विंटल, ठीक है। वाई का ही क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा अलग होगा कैलकुलेट करने का। 50 क्विंटल्स इंटू
200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। सेल प्राइस हो गया 10,000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, पहले y का जो है कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। y का यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम लोगों ने ले लिया। देखो y क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ y का ही प्रॉफिट अवेलेबल है, x का तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो x का कॉलम बना के कोई फायदा नहीं है, और x कोई फर्दर प्रोसेस हो भी नहीं रहा है। अगर करेंगे भी तो उसमें हमारा कितने करके सेल होगा शायद वो भी नहीं बोला है। देखो x कितने से सेल होगा ये नहीं बोला है, y का सेल सिर्फ बोला है, तो फिर एनआरवी मेथड में ऑब्वियसली एक्स वाई दोनों को ही लेना चाहिए। बट मेरे पास जिसका सेल वैल्यू नहीं है उसके लिए तो हम कॉलम बना के मेरा क्या फायदा है, हम 150 क्विंटल ही लिख रख पाएंगे, उसको तो मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एनआरवी मेथड क्या बोल रहा है, एनआरवी मेथड बोलता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स, ये लेना है, लेस कर देना है प्रॉफिट, फिर लेस कर देना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और लेस कर देना है कोई सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर है तो जो निकल के आएगा वो हम लोग का नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम लोग के पास है ही नहीं सेल प्राइस, तो फिर वो तो एक्स का कॉलम तो बना नहीं सकते, तो सिर्फ वाई का ही बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए एनआरवी मेथड में सिर्फ वाई को अप्लाई करें। क्या वाई को अप्लाई करके हम लोग जॉइंट कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। देखो यहाँ पर हम लेस करते हैं फिर प्रॉफिट, क्योंकि वाई कितने प्रॉफिट में सेल होगा हमें पता है, वाई का प्रॉफिट बोला है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर 33 and 1/3%, बट ये सेल्स वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना, ये तो मैंने तुम लोग को बहुत बार सिखाया है। देखो कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। 33 and 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये देखो 33 and 1/3% का मतलब 1/3 होता है, ये हम अकाउंट्स में भी बताते रहते हैं, जब भी ऐसा परसेंटेज आता है कॉस्ट में भी बताते हैं। पहले इसका कैलकुलेशन देखो, ये क्या हो जाएगा 100/3%, ठीक है। इसका मतलब 100/3%, यानी 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 4%, तो क्या लिखते हैं 4/100, वैसे ही जस्ट लाइक दैट 100/3% मीन्स 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैलकुलेशन करो मैथ्स का जो रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये इसका रीड कैसे करोगे 1/3 ऑन कॉस्ट, और ये क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट अगर 1 रुपीज है तो कॉस्ट 3 रुपीज है, तो सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा 4 रुपीज। देखो किसी भी चीज का अगर प्रॉफिट 1 रुपीज है, उसका कॉस्ट 3 रुपीज है, तो उसको सेल कितने में किया गया होगा 4 रुपीज में। हम लोग को क्या चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट बाय सेल कर लो, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे प्रॉफिट बाय सेल, तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपीज, सेल कितना है 4, तो अगर हम लोग 10,000 पे 1/4 करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो ये तो हम लोग नॉर्मली कोई भी जगह पे यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट में ही यूज करेंगे, कहीं पर भी तुम लोग इसे यूज कर सकते हो जहां भी इस तरीके का परसेंटेज आएगा। तो 10,000 हम लोग का सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू पे प्रॉफिट कितना है 1/4, तो इस पे लगा लो 1/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2,500। अच्छा, अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमारे पास जितना भी वैल्यू बच रहा है उसे क्या बोल सकते हैं, लॉजिकली सोचो, उसे हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। मतलब y को प्रोड्यूस करने में इतना कॉस्ट हुआ है। अब y कैसे प्रोड्यूस होता है, दो स्टेप में प्रोड्यूस होता है। एक तो प्रोसेस जो मेन प्रोसेस है वहां से एज ए बाई प्रोडक्ट वाई आता है, तो यहाँ एक कॉस्ट जो है, यहाँ का जो कॉस्ट है उसका एक पोर्शन होगा, उसके बाद यहाँ जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा है उसके बाद वाई बन रहा है, मतलब इस पे दो कॉस्ट इनकट है, एक हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट और एक हो जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट इनकट है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कौन सा कॉस्ट लेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि वो हमें अलग से दिया हुआ है, जॉइंट कॉस्ट तो हमें नहीं पता ना, वो तो इस टोटल का कुछ एक पोर्शन वाई के लिए होगा, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाई का हमें पता है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाई का कितना दिया हुआ है 2,800 प्लस 2,500 प्लस 1,000, तो इसको लिख लेते हैं, यहां पर लेस कर लेते हैं फर्दर, इसको ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नाम नहीं दिया है, बोला है सेपरेशन कॉस्ट, तो हम उसे सेपरेशन कॉस्ट लिख लेते हैं, सेपरेट एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस ऑफ वाई, वाई के लिए अलग से जो खर्चा हुआ है, अच्छा वो कितना हो रहा है, यहाँ हम लोग ऑलरेडी टोटल कर चुके हैं 5000, ये वाला 6300, वाई के कॉलम से देखो 6300, ये लेस कर दिया मैंने। टोटल कॉस्ट में हमारा दो कॉस्ट है, सोच के देखो, जॉइंट कॉस्ट और जो है एक सेपरेट एक्सपेंस या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर सेपरेट एक्सपेंस लेस कर देंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। तो यहां से इसको लेस करो तो कितना हो जाएगा 1200 हम लोग का जॉइंट कॉस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ये चैप्टर में ना हमें अपने हिसाब से दिमाग लगाना है। और कॉस्ट में क्या होता है ना, कभी भी एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटीज होता है। जैसे अकाउंट्स में तुम लोग देखोगे, फाइनल अकाउंट्स तो मतलब लगभग पैटर्न के तरह ही होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, अलग अलग एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ही पूरा अलग हो जाए ऐसा नहीं। लेकिन तुम लोग अगर देखोगे ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने कितने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किया, कुछ कमेंट वाला था, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कुछ फिक्स रूल्स नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या मिल गया, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट जो है वो वाई के लिए हमें मिल गया है 1200, जबकि टोटल जॉइंट कॉस्ट है 16500। अब देखो यहाँ पर हम लोग का 16500 टोटल जॉइंट कॉस्ट है, जिसमें से वाई का हम लोग को पता चल गया कितना 1200। वाई का जॉइंट कॉस्ट हमें पता चल गया है कितना हुआ है 1200। तो इससे हम लोग एक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल जॉइंट कॉस्ट 16500, उसमें से अगर वाई है तो फिर हम लोग का एक्स का कितना होगा। तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मैंने ऐसे करके लिखा है, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 16500 माइनस 1200, तो ये कितना हो जाएगा 15300, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गया 15300। तो इसका प्रोसेस क्या था, देखो इसमें हमें दोनों का जो है एनआरवी नहीं निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है दोनों का एनआरवी, एक ही था वाई का, जो बाई प्रोडक्ट है उसी का था। तो जो बाई प्रोडक्ट है उसका हम लोगों ने फाइनल सेल्स वैल्यू लिया, उसका प्रॉफिट दिया हुआ था वो लेस कर दिया, उसके बाद जो सेपरेट कॉस्ट है उसे लेस कर दिया। लेस करने के बाद हमें पता चला कि फिर इसका मतलब वाई का जॉइंट कॉस्ट इतना है। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट में अगर वाई के लिए इतना यूज हुआ है तो एक्स के लिए कितना यूज होगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, एक्चुअली ये नहीं पूछा कि बताओ एक्स का जॉइंट कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन पूछा कि बोलो कि एक्स का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। अब उसके लिए देखो हम लोग अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर बोला भी है, ये देखो प्रिपेयर एन अकाउंट, एक अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट। जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे जैसे हम लोग प्रोसेस में लिखते थे। तो जो जॉइंट प्रोसेस है उसमें मटेरियल का एक्सपेंस हुआ है, लेबर का एक्सपेंस हुआ है, एज वेल एज ओवरहेड का एक्सपेंस हुआ है। अब देखो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, 10,000, 4,000, 2,500, यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000, 4,000, 2,500, ओवरऑल 16,500। आउट ऑफ दैट एक्स के लिए एप्लीकेबल, सॉरी प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट एक्स के लिए जॉइंट कॉस्ट 15,300, प्रोडक्ट वाई के लिए 1,200। तो यहां पर लिखेंगे बाई प्रोडक्ट एक्स बाई प्रोडक्ट वाई, वाई के लिए 1,200 और एक्स के लिए 15,300, यानी टोटल 16,500। ये जॉइंट कॉस्ट का अगर लेजर बनाए तो ये कुछ ऐसे देखने में लगेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक्स और वाई दोनों ही बना के दिखा देते हैं, ताकि अगर कभी भी लेजर प्रिपेयर करने बोले जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के टॉपिक में तो तुम लोग कर सकते हो। प्रोडक्ट एक्स के लिए क्या क्या एक्सपेंस दिखाएंगे, सबसे पहले तो जॉइंट एक्सपेंस, ये देखो जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इसका कितना है, प्रोडक्ट एक्स का 15,300, ठीक है, ये लिख लेते हैं 15,300। इसके अलावा भी ये देखो और भी कुछ एक्सपेंसेस है, 2,000, 2,500 और 1,400। तो यहां पर लिखते हैं 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड। देखो कितना कितना बोला है, यहां से भी लिख सकते हो 2,000, 2,500, 1,400, 2,000, 2,500 और
1400, टोटल कितना होगा? ये तीनों का टोटल 5900, 5900 प्लस 15300, देखते हैं कितना होता है। 5900 प्लस 15300, तो ये हो गया हम लोग का 21200। यहाँ पर लिख लेते हैं 21200। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब देखो ये अकाउंट बनाते ही ना हम लोग का जो मेन सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है, मेन सोल्यूशन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक है, मतलब कितना कॉस्ट एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 21200 कॉस्ट लगा है कितने क्विंटल का? 150 क्विंटल, क्योंकि हमें बता दिया था ना कितना क्विंटल प्रोड्यूस हुआ है। तो 150 क्विंटल डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 150, तो ये कितना हो जाएगा? 141.33। यही हम लोग को पूछा था, 141.33 कॉस्ट पर क्विंटल, ठीक है, कॉस्ट पर क्विंटल। टोटल तो यहाँ पर 2200 ही लिखेंगे, यहाँ हम लोग कॉस्ट पर क्विंटल निकाल सकते हैं 21200। तो वैसे देखा जाए तो आंसर हमें मिल गया। अकाउंट बनाने बोला था, ये नहीं बोला था, देखो ये हमें नहीं बोला था, मैंने दिखा दिया। और ये वाला हमें प्रिपेयर करने बोला था, देखो, प्रिपेयर अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल, हो गया। लेकिन हम y वाला भी दिखा देते हैं कि अगर y का बोला जाता तो कैसे निकालते, सेम तरीके से ही करते जैसे x का किया है। प्रोडक्ट y, अगर मान लो y का भी पूछ लेता कि y का अकाउंट बनाओ या फिर y का कॉस्ट पर क्विंटल बताओ, तो कैसे लिखते? टू जॉइंट कॉस्ट 1200, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, ठीक है। तो मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड 2800, 2500, 1000, 2800, 2500 और 1000। अच्छा, ये सब टोटल करने पे आता है हम लोग का 6300, 6300 प्लस 1200, 6300 प्लस 1200, तो ये हो गया 7500, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं 7500, यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग सीखे थे ना, वैसे ही कि ये कॉस्ट लगा, फिर हम लोग यहाँ क्या लिखते थे? बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, वैसे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 7500 डिवाइडेड बाई, ये 50 क्विंटल बना था, तो इसका कॉस्ट पर क्विंटल कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, 150 पर क्विंटल, तो 7500। अगर हमें y भी कैलकुलेट करने बोल देता तो हम लोग कर सकते थे, ये दोनों मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये और ये तो सिमिलर है, इसमें तो कुछ ज्यादा मतलब हमें बेनिफिट हुआ नहीं, चलो मैंने करवा दिया। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग को कभी ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट बनाओ बोले तो ऐसे बना दो, ठीक है। तो हर एक चीज को हमें ध्यान से समझना चाहिए, हमेशा जैसा बोल रहा है हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही एग्जैक्ट आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा चीज आता है जो हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब अगर हमें ज्वाइंट एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा और हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम लोगों ने चीज समझा ही नहीं। समझना तो पड़ेगा। एक्सपेंस अकाउंट कैसे होगा? एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो और उस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन सा एक्सपेंस है? ज्वाइंट एक्सपेंस, दोनों प्रोडक्ट में जाएगा, वो तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना है। तो बाई प्रोडक्ट एक्स, बाई प्रोडक्ट वाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है, जहां हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या बोला है? देखो, बोल रहा है इन ए मैन्युफैक्चरिंग देखो क्या बोल रहा है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग the main product a company process the resulting waste material into two byproducts b and c, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां पर मेन प्रोडक्ट ए है, कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल, और उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल आता है, और उस वेस्ट मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करके दो बाई प्रोडक्ट मिलता है बी एंड सी। मतलब कैसे होगा ये देखो, यहां पर इसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने से समझ में आएगा। देखो, ये है प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद क्या आ रहा है? मेन प्रोडक्ट ए,
यहाँ पर लिखेंगे ए क्या है, ए मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ क्या आता है, उसके साथ कुछ वेस्टेज निकल के आता है, वेस्ट मटेरियल, इसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल निकल के आता है, इसको फर्दर प्रोसेस करने से, फर्दर प्रोसेस कर लो, फर्दर प्रोसेस करके दो प्रोडक्ट मिला बी और सी। ये देखो फर्दर प्रोसेस करके दो प्रोडक्ट मिल रहा है बी और सी, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला है। देखो ये देखो टू बाई प्रोडक्ट, अच्छा हाँ ये दोनों क्या है, फर्दर प्रोसेस करके क्या मिल रहा है, फर्दर प्रोसेस करके बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये भी बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब कॉमर्शियल वैल्यू लो, ठीक है, नॉट हाई, कॉमर्शियल वैल्यू इज नॉट हाई, इसीलिए ये बाई प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों बाई प्रोडक्ट हो रहा है वेस्ट मटेरियल को फर्दर प्रोसेस करके, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पर, यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड, हमें क्या यूज करने बोला है, बोल रहा है रिवर्सल कॉस्ट मेथड। अब ये क्या कोई नया है, नहीं नया नहीं है। रिवर्सल कॉस्ट मेथड मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल्स वैल्यू निकालते हैं। रिवर्सल कॉस्ट मेथड का मतलब हो जाएगा कि सेल्स ये करना है, सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, पहले कॉस्ट पता करना चाहिए। देखो जब भी हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे हमें पता होगा कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना लेबर, कितना ओवरहेड, तो सबसे पहले अगर हमें कुछ पता चलता है दैट इज कॉस्ट। आफ्टर दैट डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके हम लोग को क्या मिलता है, सेल वैल्यू, ठीक है। अब रिवर्सल कॉस्ट का मतलब है कि हम लोग को सेल्स वैल्यू गिवन रहेगा और एक्सपेंसेस वगैरह हमें, सेल्स वैल्यू गिवन रहेगा, उससे हमें प्रॉफिट वगैरह लेस करके कॉस्ट में जाना है, ठीक है। इसको बोला जाता है रिवर्सल कॉस्ट मेथड, ठीक है, रिवर्सल कॉस्ट मेथड। अभी एक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है देखो, रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर ए कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब पीएल स्टेटमेंट बनाना है, मतलब पीएल जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर की जगह स्टेटमेंट बनाना है ऑफ थ्री प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। थ्री प्रोडक्ट दैट इज ए बी सी, ए इज द मेन प्रोडक्ट, बी एंड सी इज द बाई प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहा है देखो, टोटल कॉस्ट अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन 68,000। पहले ये नोट डाउन करते जैसे इंफॉर्मेशन मिला। यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट है 68,000, क्वेश्चन ही बोल रहा है ज्वाइंट कॉस्ट है 68,000। अच्छा इसके बाद क्या क्या बोला है देखो, सेल्स ऑल प्रोडक्शन, ये टोटल मतलब जितना ऑल प्रोडक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, नो क्लोजिंग WIP, सॉरी नो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, नो ओपनिंग फिनिश गुड्स, ऑल सोल्ड आउट, ठीक है। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सारा सेल हो गया है। तो एक ए सेल हुआ है 1,64,000, बी 16,000 एंड सी 24,000। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू सेल वैल्यू, अब ये तो अच्छा हुआ, सेल वैल्यू जो है हमें बता दिया है प्रॉफिट सेल वैल्यू पे, तो डायरेक्टली हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। बी और सी का प्रॉफिट बता दिया है, सेलिंग ए का नहीं बताया है, ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब सेल करवाने के लिए जो सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है वो कुछ इतना है, 20%, 20%, 20%। किस पे अप्लाई करना है, परसेंटेज लगाना है सेल्स वैल्यू पे, जो सेल्स वैल्यू रहेगा उसका 20%, जो सेल वैल्यू है उसका 20%। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद जो कॉस्ट का रिक्वायरमेंट हुआ यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,800, 7,200, तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, इसका है 4,800 और इसका है 7,200, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रखा है। अच्छा और इसके साथ और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट है 20%, 20% ऑन सेल्स, ये भी सेम 20% ऑन सेल्स, ठीक है। अच्छा और सेलिंग एक्सपेंसेस भी बताया है, सेलिंग एक्सपेंसेस है ये 20 और 30% है प्रॉफिट, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 20%, 20%, ठीक है। उसको अब लिखने का तो यहाँ जगह नहीं हो रहा है, बाकी जगह पे ये फाइनल जब सोल्यूशन करेंगे तो वहां यूज करेंगे। अब देखते हैं करने क्या बोला है, और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक बार पढ़ते हैं बोला क्या है करने के लिए, एक कंपनी, अच्छा प्रिपेयर ए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ हम लोग को एक पीएल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। कंपैरेटिव पीएल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मतलब ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, एक ही जगह पे तीनों प्रॉफिट रहेगा तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही देगा कि एक्चुअली ए का कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू बी सी, बी का कितना है कंपेयर टू ए सी, सी का कितना है कंपेयर टू
ए बी, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालने का मतलब कैसे निकालना पड़ेगा, सेल्स माइनस वहां से करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट, तो हम लोग को मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, टोटल कॉस्ट में दिख रहा है हमें ज्वाइंट कॉस्ट तो है ही है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और एक सेलिंग एक्सपेंस हम लोग को बोल रखा है, तो ये सब लेस करेंगे और प्रॉफिट ये सब लेस करेंगे और सेल वैल्यू से तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमें दे दिया है, ये तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, इसको जस्ट यूज करना है। सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, इस पे 20%, इस पे 20%, इस पे 20%। अच्छा, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेंगे, इस पे 20%, इस पे 30%। कैलकुलेट जो नहीं कर पा रहे दैट इज ज्वाइंट कॉस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करें वो देखो। तो ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग एनआरवी मेथड से करेंगे, बट यहां पर एक नाम दिया है रिवर्सल कॉस्ट मेथड। बेसिकली रिवर्सल कॉस्ट मेथड और एनआरवी में कोई फर्क नहीं है, हम लोग एनआरवी में भी तो वही करते हैं, सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट को लेस करते हैं, फिर अलग कोई कॉस्ट है तो उसे लेस करते हैं, जो बच जाता है वही हम लोग का ज्वाइंट कॉस्ट होता है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, यहां पर पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू प्रोडक्ट A, B एंड C। तो यहां पर लिखेंगे A, B और C। सबसे पहले रिवर्सल कॉस्ट मेथड बोला है, मतलब सेल से प्रॉफिट कॉस्ट को लेस करना है, तो यहां पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कितना कितना सेल्स वैल्यू मिल रहा है हमें, सेल्स वैल्यू सारे बता दिए गए हैं, 1,64,000, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, गिवन है, डायरेक्टली यूज करो, 1,64,000, 16,000, 24,000, ये है सेल्स वैल्यू, 1,64,000, 16, 24,000। अब इससे लेस करेंगे प्रॉफिट, यहां से लेस कर देंगे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉब्लम ये है कि ए का प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताया नहीं है, मतलब बेसिकली ये कॉलम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अगर बना भी लेते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, सोच के देखो, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट लेस ही नहीं करेंगे तो कॉस्ट वगैरह कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, अभी देखने से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने करवा दिया। जैसे मैंने यहाँ पर ए वाला नहीं लिया था ना, एक्स वाला, सिर्फ वाई का ही करवाया, यहाँ हमें ए का लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक बार तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि अगर ये हम लोग बना लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब देखो 20% बोल रहा है सेल पे, तो प्रॉफिट ये 16,000 पे 20%, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 20% कॉमा 30%, इससे पता चलेगा कि पहले वाले के लिए 20% और दूसरे वाले के लिए 30% है, तो 20% यानी 16 इंटू 2 3,200 और ये 24 इंटू 3 7,200। प्रॉफिट लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट, जो कि हम लोग ए के केस में नहीं लिख सकते बिकॉज प्रॉफिट नहीं लेस हुआ, तो ये टोटल कॉस्ट कहां से आएगा, ये हम लोग का सेल्स वैल्यू ही रह जाएगा, तो इसको तो कैलकुलेट करके कोई भी फायदा नहीं है। ये 1,64,000 यहाँ गलती से भी हमें नहीं लिखना है, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट द टोटल कॉस्ट, इट इज द सेल वैल्यू, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर ए का कॉलम नहीं बनाओगे तो ही ज्यादा बेटर है, ठीक है, समझ में आया, ए का कॉलम क्यों नहीं बनेगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, तुम लोग अगर लिख लियो तो उसको हटा दो वहां से, मेरे जैसा ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, माइनस करो, 16,000 से हम लोग माइनस करेंगे 3,200, 12,800 और ये हो जाएगा 16,800, ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड है सोच के देखो, पूरा ड्रॉ किया हुआ है कि बी और सी को बनने में क्या क्या कॉस्ट लगा, ज्वाइंट कॉस्ट लगा, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हमें पता है वो लेस कर देंगे, और हाँ एक चीज मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया है, इनको सेल करवाने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, मतलब टोटल कॉस्ट से हमें सबसे पहले लेस कर देना चाहिए क्या, सेलिंग एक्सपेंस, और यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये दोनों ही, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस देखो यहां बता दिया है कितना लेना है, 20% सेल वैल्यू पे, तो 16,000 का 20%, तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं 20% कॉमा 20% ऑन सेल वैल्यू, ऑन सेल वैल्यू,
तो ये तो 3200 होगा अगेन, और ये 20% करने से ये 4800 हो रहा है, ठीक है। और जो सेपरेशन कॉस्ट है वो है हम लोग का 4800 और 7200। सारी चीजों को लेस करते हैं, ये हो जाएगा 8000 लेस करने से होता है 4800। देखो ये दोनों मिला के होता है 32 और 48, ये हम लोग का हो जाएगा 80। 8000 से 8000 और 12800 का डिफरेंस 4800। अच्छा ये देख लेते हैं ये कितना है, ये है हम लोग का 4800 प्लस 7200, ये हो गया 12000, और उससे लेस करो 16800, तो 4800 होगा। तो ये हम लोग का कौन सा कॉस्ट निकल गया, देखो इसका क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड था इसमें, जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट दोनों का, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग को बी सी का जॉइंट कॉस्ट मिल गया, बी और सी का जॉइंट कॉस्ट मिल गया, मतलब यहाँ पर ये जो वेस्ट मटेरियल से ये दो बना, बी सी का जॉइंट कॉस्ट हमें पता चल गया, तो एक हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल तो 68000 है, उसमें से अगर दो प्रोडक्ट का हमें मिल गया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए, total 68000 for 3 product and separately for 2 product 4800 and 4800। तो ये कितना हो जाएगा, रिमेनिंग इंटू 2 माइनस 68000, 58,400, ठीक है। हम रिवर्सली लेस कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, बाकी नेगेटिव में आंसर लेकिन नहीं आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तुम लोग देख लो पॉजिटिव ही आ रहा है। 58,400 ये हम लोग का ए के लिए हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया कि बी का जॉइंट कॉस्ट कितना है, सी का जॉइंट कॉस्ट कितना है, एज वेल एज ए का कितना है। यही मेथड है रिवर्सल कॉस्ट मेथड। क्यों रिवर्स कॉस्ट मेथड हुआ, नॉर्मली कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स वैल्यू निकाला जाता है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। सोच के देखो, कोई पहले सेल्स वैल्यू तो नहीं सोच लेगा कि कितना होगा, पहले तो उसे पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना हो रहा है, तभी वो डिजायर प्रॉफिट को ऐड कर सकता है, उसके बाद ही वो सेल्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसका उल्टा चले, सेल्स वैल्यू से प्रॉफिट लेस करे कॉस्ट ले फाइंड आउट करने के लिए, तो उसे ही बोला जाता है रिवर्सल कॉस्ट मेथड। तो हम लोग को ज्वाइंट कॉस्ट वगैरह तो मिल गया, लेकिन करने क्या बोला है, बोला है कि कंपेरेटिव पीएल बना दो, ठीक है। तो कंपेरेटिव पीएल बना लेते हैं तीनों का, कंपेरेटिव पीएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना है। तो कैसे होगा, स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स ए बी सी, और यहाँ एक टोटल कॉलम भी बना लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में। अच्छा सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, सेल्स है इसका 1,64,000, इसका था 16,000 और इसका था 24,000। देख लेते हैं एक बार, हाँ तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,000 हो रहा है, ये दोनों मिला के 40 और 1,64,000 मतलब 2,04,000। पीएल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सेल से अगर हम लोग कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड है, ज्वाइंट कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ज्वाइंट कॉस्ट लिखेंगे, कुछ नहीं बस प्रेजेंटेशन है, लिखते जाना है लाइन बाय लाइन, डेटा तो सारा फाइंड आउट हो चुका है। 58,400, 4,800, 4,800, तो यहाँ पर लिखेंगे 58,400, 4,800, 4,800 और टोटल है 68,000। ये देखो टोटल तो किया हुआ है ना, अलग से क्यों करें, ऑलरेडी टोटल तो है ही, उसी का तो सेपरेट किया हुआ है, तो उसी को देख के लिख देते हैं। फिर लेस करेंगे यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट ए का तो नहीं हुआ, बी सी का है, एक का है 4,800, दूसरा 7,200, और दोनों का ऐड करने से 8 + 2 10, 12,000। चेक कर लेते हैं एक बार, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 4,800 और 7,200, ठीक है। अच्छा अब यहां से और क्या लेस करना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग
एक्सपेंस, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी जीपी पहले चाहिए, तो जीपी कैसे निकलेगा, जीपी से सेल से अगर हम लोग कॉस्ट लेस करेंगे तो ज्वाइंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, ये जो है, अगर मान लो इसको हम लोग ट्रेडिंग में ड्रॉ करते हैं तो ये सब ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएल में जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिंग में जाके क्या निकलेगा, जीपी। ये यहाँ अगर लेस कर देते हैं, आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उससे सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है। बट यहाँ तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं बना रहे, तो ऐसे स्टेटमेंट में लाइन बाय लाइन लिख के करने से ही हो जाएगा। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कितना कितना है, ये दोनों का तो निकाला हुआ है, यहां से देख के लिख सकते हैं, 3200, 4800, 3200, 4800, एंड फॉर प्रोडक्ट ए 20% ऑल्सो, 1,64,000 का 20%। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1,64,000 का 20% कितना होगा, 1,64,000 20%, 32,800। ठीक है, 32,800। अब टोटल करेंगे, 32,800 प्लस 3,200 प्लस 4,800, 40,800 सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 40,800 आ गया। अब इसको लेस कर लेते, हो गया, जितने भी कॉस्ट थे सारे लेस, मतलब लिख लिए। अब सारे लेस करके प्रॉफिट निकालना है, यही हम लोग का बन जाएगा प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलो या पीएल स्टेटमेंट, जो बोलना चाहो। तो यहाँ पर देख लो कितना होगा, 1,64,000 माइनस 58,400 माइनस 32,800, 72,800। अच्छा, इसके बाद 16,000, 4,800, अगेन 4,800 और 3,200। ये जीरो आ जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, 16,000, 4,800, 4,800 माइनस 3,200। ओ अच्छा, 3,200 आ रहा है। अच्छा, 24 माइनस 4,800 माइनस 7,200 माइनस 4,800, 7,200। और टोटल देख लेते, टोटल भी बनाया है कॉलम तो हम लोगों ने, 2,04,000 माइनस 68, 1,20,000, मतलब 1,20,000 और 60, 6 प्लस 2 8, 1,88,000, 1,88,000 माइनस 40,800, 24,800, 2,04,000 माइनस 68,000 माइनस 12,000। अच्छा, ये ना 1000 होगा, मैंने एक जीरो ज्यादा लिखा हुआ है, 40,800, 83,200, ये एक जीरो ज्यादा है। ठीक है, ये हम लोग का क्या कैलकुलेट होके आ गया, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया प्रॉफिट। यही तो बोला था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताओ, ए का प्रॉफिट कितना है, ए सेल करके इतना प्रॉफिट, बी का इतना, सी का इतना, और टोटल प्रॉफिट इतना हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इतना हो जाएगा, ये सब का टोटल करने से ही आ जाएगा। ये देखो 3,200 और 7,200, 10,400, ये इसमें ऐड करने से है 83,200 आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि पीएल निकालो, लेकिन पीएल निकालने के पहले तो हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना पड़ेगा, इसीलिए जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों ने अपोर्शन किया, उसके बाद ही प्रॉफिट फाइंड आउट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 40, ये था 40 नंबर। 41, इसमें देखो क्या बोला है, बोल रहा है द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाई प्रोडक्ट। अच्छा, पहले तो ये नोट करेंगे कि एक मेन प्रोडक्ट है, दो बाई प्रोडक्ट है, तो यहां पर लिखते हैं एक मेन प्रोडक्ट है, यहां हो रहा है प्रोसेस, एक मेन प्रोडक्ट, दो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, डेटा फॉर द मंथ आर सोन इन बिलो।
सेल्स मेन प्रोडक्ट 1,50,000, बाई प्रोडक्ट 12,000 और बाई प्रोडक्ट बी। अच्छा नाम दे दिया है, मेन प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं है, बाई प्रोडक्ट ए है और बाई प्रोडक्ट बी है, ठीक है, ये दोनों नाम गिवन है। अच्छा सेल्स वैल्यू हमें बता दिया है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन 75,000, जॉइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन मींस जॉइंट कॉस्ट, तो यहां पर लिखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट 75,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो आफ्टर सेपरेशन 23,2200 1800, सेपरेट होने के बाद भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, सेपरेट होने के बाद जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो है 23,000, इस पे 23,000 का कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, इस पे हुआ है हम लोग का 2200 और 1800, ठीक है, ये फर्दर कॉस्ट, ये फर्दर कॉस्ट तीनों पे ही अप्लाई हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोला हुआ है। देखो ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो जैसे देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब सैलरी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, इसके अलावा जैसे कि प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ है। फिर बोल रहा है रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का रेशियो बता दिया है हम लोग को 85%, 10%, 5%। नेट प्रॉफिट इन सेल्स, सेल्स पे प्रॉफिट कितना है वो भी बता दिया, ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको अगर तुम लोग थोड़ा सा अकाउंट के तरह सोचोगे तो देखो तुम लोग के लिए समझने में आसानी होगा। ये वाला जो है बिफोर सेपरेशन, ये हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग वाला आइटम हो गया। आफ्टर सेपरेशन में जैसा कॉस्ट लिखा हुआ है ये तो है ही आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये पीएल का आइटम, रेशियो सेलिंग कॉस्ट, ये भी पीएल का आइटम, ठीक है। करने क्या बोला है, एज्यूमिंग नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज, बोल रहा है ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स रहेगा ना तो कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स रहेगा, मतलब जो भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है ऑल सोल्ड आउट, एपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट एमंग मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। करने क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करने के लिए बोला है, तो जब हमें कुछ मेथड्स नहीं दिए गए हैं तो जॉइंट कॉस्ट को कैसे एपोर्शन करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को हम लोग एनआरवी मेथड में एपोर्शन करेंगे, ठीक है। एनआरवी मेथड में कैसे होगा, सबसे पहले एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा, उससे हम लोग क्या लेस करेंगे, प्रॉफिट, सारे प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, फिर उससे क्या लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कॉस्ट है, देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट रहा हम लोग का ये वाला, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फिर लेस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लेस करेंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। ये सब लेस करने से हमें क्या मिलेगा, जॉइंट कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पे क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, जो भी प्रोडक्ट ले लो उस पे जॉइंट कॉस्ट एप्लीकेबल है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों पे ही एप्लीकेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी तीनों पे एप्लीकेबल है, सेलिंग कॉस्ट भी तीनों पे एप्लीकेबल है। बेसिकली ये प्रोडक्ट जब बन रहा है, चाहे मेन प्रोडक्ट हो, चाहे प्रोडक्ट ए हो, चाहे प्रोडक्ट बी हो, तब जब हम लोग टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल्स वैल्यू कर रहे हैं, तो सेल्स वैल्यू जैसे मान लो ये 1,50,000 है, ठीक है, और इस पे प्रॉफिट है 20% यानी 30,000, और ये टोटल कॉस्ट में क्या क्या इनकर्ड है, टोटल कॉस्ट में जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये इतने सारे कॉस्ट इनकर्ड है, ठीक है। तो उसमें से जॉइंट कॉस्ट हमें नहीं पता, बाकी सब पता, बाकी सबको पुट कर देंगे, जैसे इधर पुट किया तो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, लेकिन ये सारी चीज हम लोग एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। एक पूरा जो है फॉर्मेट या स्टेटमेंट बना के हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को वही बोला है, बता दो कि जॉइंट कॉस्ट सबके ऊपर कितना कितना एपोर्शन होगा। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या कॉस्ट हम लोग के पास एप्लीकेबल है कैलकुलेशन के लिए, ये वाला तो हमारा कैलकुलेट होके आएगा। सेपरेशन कॉस्ट अलग अलग दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है, सेलिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा सेलिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो सेलिंग कॉस्ट का ना हमें बताया नहीं है, बोल रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, रेशियो बता दिया है, बट किस पे एप्लीकेबल करे ये तो हमें नहीं बताया है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग कॉस्ट तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था ऑन सेल्स वैल्यू, ये देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे, ये देखो यहाँ पर बता दिया था एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, बट यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि कैसे निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग सेलिंग कॉस्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस या कॉस्ट,
अच्छा, पहले लिखेंगे टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स वैल्यू कितना है, देखो टोटल सेल्स वैल्यू है 1,50,000, 12,000, 7,000। 1,50,000, 12,000 और 7,000। 19,000, 19,000 प्लस 1,50,000। अरे 19,000, 1,50,000 प्लस 19,000। हाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1,69,000। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 1,69,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,69,000। ये हम लोगों ने पूरा सेल्स वैल्यू लिख लिया। इससे लेस कर देंगे प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कितना कितना है, प्रॉफिट बता दिया है। देखो बोल रहा है कि 20%, 15%, 10%। क्या ये बता दिया किस पे, हाँ इन सेल्स, मतलब सेल पे है। देखो, और वैसे भी प्रॉफिट दो ही चीजों पे होता है, प्रॉफिट ऑन सेल्स, अदरवाइज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर कुछ भी नहीं बताया है, ऑलवेज एज्यूम्ड की प्रॉफिट ऑन सेल। जैसे मान लो तुम लोग को बता देता है कि जीपी 20%, इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है कि कॉस्ट बोला है। जीपी ऑलवेज इंप्लाइड होता है कि ऑन सेल्स ही है। अगर बता दे कि ऑन कॉस्ट, तो हमें अलग बात है कि उसे सेल पे ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, वो तो क्वेश्चन के डेटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब तक हमें कुछ ना बताए तब तक ऑलवेज एज्यूम कि वो सेल पे ही है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये सेल पे है, 20%, 15% और 10%। ठीक है, 20, 15 और 10। तो ये देखो 1,50,000 पे 20% प्लस 12,000 पे 15% प्लस 7,000 पे आई थिंक 10%। देख लेते हैं, भूल गए हम, फिर से एक बार देखते हैं। हाँ, 20, 15 और 10। अब देखते हैं कितना होता है। ये हो गया हम लोग का 30,000, और ये कितना हो जाएगा 12,000 इंटू 15%, 1,800 प्लस 30,000, और ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो 32,500, 32,500 ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट लेस करने से क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। 0,0,5, 2 + 1 3, 3 और 9 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 हो रहा है, और 1 3। एक बार चेक कर लेते हैं। 32,500 माइनस 1,69,000, 1,36,500। हाँ, 1,36,500 ये हम लोग का हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब इससे टोटल कॉस्ट से अगर हम लोग लेस करें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेलिंग कॉस्ट निकालना चाहते हैं। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना बोला है, 12,000, 1,500 और 1,000। 12,000, 1,500 और 1,000। देखो एक्चुअली क्या है कि ये टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, ज्वाइंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये जस्ट मैंने तुम लोग को समझाने के लिए लिखा है, जिसमें से हमारा नॉन कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। पहले मैंने ये लिखा है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13,000 और 1,500 मतलब 14,500। फिर लेस कर देंगे इसमें से और हमें क्या पता है, आफ्टर सेपरेशन यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट। तो वो देखते हैं कितना है। आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट है 23,2,200, 1,800। 23,2,200, 1,800। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,000, 1,000 और ये 3,000 मतलब 4,000, 4,000 और 23,000 मतलब 27,000। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या लिख लिया, ये टोटल कॉस्ट से ये वाला लिख लिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लिख लिया। अच्छा, और क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट कॉस्ट तो है नहीं हम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ से
ज्वाइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन, हाँ टोटल तो है हम लोग के पास, अलग अलग नहीं है बट टोटल में तो है। अभी तो हमें टोटल ही चाहिए। बिफोर सेपरेशन 75,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, वो बिफोर सेपरेशन ही होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ज्वाइंट कॉस्ट 75,000। अगर हम टोटल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, इसको अगर इक्वेशन की तरह सोचो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ये है, टोटल कॉस्ट है 1,36,500, जिसमें से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया और ये वैल्यू भी पुट कर दिया, तो इसको पूरा सॉल्व करने से जो कॉस्ट रिमेनिंग रहेगा वही हम लोग का सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा या सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब लेस करके देखते हैं कितना आता है। 1,36,500, ठीक है, इसमें लेस करेंगे 14,500, 27,000 और 75,000, 20,000, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, सेलिंग एक्सपेंस। ये हम लोग का हो गया सेलिंग एक्सपेंस। हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इतना झमेला क्यों करना पड़ा, नहीं करने का जरूरत था। अगर हमें बता देता कि सेलिंग कॉस्ट को किस पे लगाना है, बोला ही नहीं है, तो बोल रहा है ऑफ सेलिंग कॉस्ट, तो मतलब सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट हो या एक्सपेंस। देखो अगर कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हम लोग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमारे पॉकेट से जो भी खर्चा हो रहा है, दैट इज द कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लोग कुछ पे करके कुछ हमें मिल रहा है, तो जो हम लोग पे कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वही हमारा कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट बोलो या एक्सपेंस बोलो। अब ये कॉस्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, तो इसीलिए हम लोग का कॉस्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई ग्रोसरी वाला, ठीक है, ग्रोसरी वाला मान लो एक पैकेट बिस्किट खरीदा, फिर उसे बेचेगा, तो वो बिस्किट खरीदने का जो खर्चा है ना, वो उसको खर्चे मतलब एक्सपेंस से ज्यादा रेदर देन उसे कॉस्ट बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, सेलिंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बता दिया था कि रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो हम लोगों को सेलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ा, वो हो गया। अब हम लोग सेलिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं तीनों प्रोडक्ट का कितना कितना है, बिकॉज रेशियो गिवन है 85, 10 और 5%। कैलकुलेट करते हैं, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस ए, बी और सी कितना हो जाएगा, 20,000 तो टोटल है, इस पे 85%, ठीक है। अगर तुम लोग रेशियो नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये टोटल तो 100% है, तो बिना रेशियो के भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद 20,000 का 10% और 20,000 का 5%, चेक कर लो कितना होता है। ये हो जाएगा 2,000, 1,000, ये 17,000, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉइंट कॉस्ट का एपोर्शन कर सकते हैं। कैसे, जैसे सेलिंग एक्सपेंस हमें अलग अलग मिल जाएगा, तो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली लिख सकते हैं। देखो बाकी सारे कॉस्ट हमारे पास इंडिविजुअली अवेलेबल थे, ये देखो प्रॉफिट इंडिविजुअली अवेलेबल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इंडिविजुअली अवेलेबल, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंडिविजुअली अवेलेबल, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं था वो भी अवेलेबल करवा लिया, तो ज्वाइंट कॉस्ट हमारा इंडिविजुअली आ जाएगा। मतलब अब हम लोग जो है एक रिवर्स प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, सेम तरीके से हम लोग सेल्स लिखेंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं लिख के अलग अलग प्रोडक्ट का लिखेंगे, फिर उससे इंडिविजुअली प्रॉफिट को लेस करेंगे, इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को लेस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग कॉस्ट, तो बचा हुआ कॉस्ट हमारा ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो statement showing apportionment of joint cost, apportionment of joint cost, ठीक है। मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट ए, बाई प्रोडक्ट बी और टोटल। अच्छा, करने क्या बोला था, देखो यहाँ पर हमें बोला था ज्वाइंट कॉस्ट बताओ सबका कितना कितना होगा, तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू। हम लोग एनआरवी मेथड यूज करेंगे। एनआरवी मेथड में क्या लिखना है, सबसे पहले सेल्स वैल्यू लिख देना चाहिए। सेल्स वैल्यू मेन प्रोडक्ट का था 1,50,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 12,000 और 7,000,
टोटल यहाँ किया हुआ है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं 1,69,000। फिर लेस कर देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट सबका हम लोगों ने सेपरेट निकाला था। पहला 20% के अकॉर्डिंग 30,000 आया था, उसके बाद 15% और 70%, 7,000 पे 10%, ये 700 आया था, और वो 1,800 आया था। तो ये कितना हो जाएगा 700, ये टोटल करके देखना पड़ेगा। 30,000 प्लस 1,800 प्लस 700, तो ये हो गया 32,500। प्रॉफिट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर लेस कर सकते हो टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, जॉइंट कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे 1,20,000 लेस करने से, ये हो जाएगा 11,000 नहीं 10,200 आ रहा है, 6,300, और ये हो जाएगा 005 1,26,000। एक बार चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 1,69,000 माइनस 32,500, 1,36,000। अच्छा, 1,36,500। अब यहाँ से लेस कर देते हैं सबसे पहले कोई भी कॉस्ट लिख सकते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना कितना है, ये देखो 12,000, 1,500, 1,000, 12,000, 1,500, 1,000। इसके बाद लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैंने इस तरीके से लिख दिया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो कितना कितना है 23, 2,200, 1,800, 23, 2,200 और 1,800। और सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट 17,200 और 1,000, 17,200 और 1,000। ये टोटल आया हम लोग का 20,000। ये टोटल कर लो, और ये हो जाएगा हम लोग का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल है 27, और ये है 14,500, 14,500, और ये हो जाएगा 27,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सारे चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो कॉस्ट निकलेगा वो ज्वाइंट कॉस्ट आएगा, वो ज्वाइंट कॉस्ट ही आएगा। देखो इसको अगर तुम लोग ऐसे नॉर्मल ऐसे लिखते हो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट प्लस ज्वाइंट कॉस्ट, जिसमें से टोटल कॉस्ट हमें पता है इंडिविजुअली प्रोडक्ट का देख लो। जैसे प्रोडक्ट ए के केस में 1,20,000, एडमिनिस्ट्रेशन 12,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 23,000, सेलिंग कॉस्ट 1,700। तो अगर ज्वाइंट कॉस्ट निकालना है ये सब लेस करना पड़ेगा, तो उसी पैटर्न में मैंने लिखा है, बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा है। ये सब ऐड करके इधर लेके आके लेस कर दो, लेस करने से पता चल जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट का कितना है। ठीक है, अच्छा अब देखो कितना होगा, माइनस करते जाते हैं, देखते हैं कितना आता है। अच्छा ये पहले है इधर, ये कर लेते हैं 14,500, 27,000, और ये हो जाएगा 20,000। तो ये हम लोग का हो गया 75। तो आंसर सही आया है। देखो 75 टोटल ज्वाइंट कॉस्ट था, ये देखो ये तो टोटल कॉलम है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 75 था, वो हम लोग का आ भी गया। ये देखो मैंने लिखा था ना यहाँ पर। अब ये जो है एक एक माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है इंडिविजुअली। ये हो गया हम लोग का 1,000, 2,000, 3,000, 3,800 माइनस करना है 6,300 से, 3,800, 2,500। अच्छा ये हो जाएगा 2 to 4 + 1 5, 5,700 माइनस करना है, 10,200 से 5,700 माइनस करना है 4,500। अच्छा और ये वाला 1,20,000 माइनस 12,000, 23,000 और 17,000, 68,000 हो गया ज्वाइंट कॉस्ट।
जॉइंट कॉस्ट पर प्रोडक्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यही बोला था कि जॉइंट कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का कितना है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो ये देखो, एपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अमंग मेन एंड बाई प्रोडक्ट, यानी फॉर ईच प्रोडक्ट, है ना, मेन और बाई प्रोडक्ट यानी फॉर ईच प्रोडक्ट, वही कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था दैट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करना, ठीक है। बाकी तो देखो एंड में आके ऐसे ही हो जा रहा है, मैक्सिमम केसेस में हमें एनआरवी मेथड ही यूज करने बोल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं बोलेगा तो एनआरवी मेथड, और अगर सेल्स वैल्यू अवेलेबल है तो उसे ही यूज करो, बिकॉज एनआरवी ऐसे ही बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ पर हमारा मेन जो था क्वेश्चन को करने का पर्पस दैट इज सेलिंग कॉस्ट को हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला नहीं था कि ये जो परसेंटेज है सेलिंग एक्सपेंसेस का ये हमें किस पे एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कुछ कुछ पॉइंट अलग है, बाकी ओवरऑल जाके क्वेश्चन एक ही चीज है कि जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करो, ठीक है। चलो अब हम लोग 42 नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इन ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ टू वैरायटीज, अच्छा ये लोग दो तरीके का जॉइंट प्रोडक्ट बनाते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई दोनों प्रोडक्ट को सेल करके कंबाइनली सेल्स वैल्यू दे रखा है। डायरेक्ट मेटेरियल कंबाइनली, डायरेक्ट लेबर कंबाइनली, वेरिएबल ओवरहेड 150% ऑन लेबर है, मतलब 1,10,000 का 150%। चेक करके देखें 1,65,000 आता है कि नहीं, चलो चेक करके एक बार देखते हैं आता है कि नहीं। 1,10,000 का 150% देख लो, 1,65,000 जैसा बोला था वैसा ही किया हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, द एनालिसिस ऑफ sales reveals that percentage of sales product X is 66 and 2/3%। क्या बोल रहा है कि सेल का जो एनालिसिस है उससे ये पता चल रहा है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स कितना सेल होता है, 66 and 2/3%। मैनेजमेंट contemplates to process further joint product so that they could be sold at higher rate, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या चाह रहा है कि फर्दर जॉइंट प्रोडक्ट को उसके बाद भी प्रोसेस करे ताकि वो ज्यादा प्राइस में बिके। मतलब ये देखो यहाँ पर पहला बात तो है कि दो मेन प्रोडक्ट बनता है, देखो इनका क्या कंसेप्ट है, अभी तक जो भी पढ़ा है उसको हम यहाँ पर तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस पे दो मेन प्रोडक्ट हो रहा है, एक एक्स और एक वाई, दोनों मेन प्रोडक्ट है। अब मैनेजमेंट चाहता है कि दोनों को किया जाए फर्दर प्रोसेस, ठीक है, ताकि सेल वैल्यू ज्यादा मिले, ठीक है। फर्दर प्रोसेस करने से हो सकता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में ज्यादा प्राइस में सेल कर सके, मतलब उसका फीचर्स वगैरह चेंज होगा तो हो सकता है उसका इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है उसके बाद फैसिलिटीज फॉर दिस आर अवेलेबल। क्या क्या बोल रहा है, मतलब इसका फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर वो लोग चाहे तो फर्दर प्रोसेस कर सकता है, और उस फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो अवेलेबल है। द एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर द फर्दर प्रोसेस, बट फर्दर प्रोसेस करने से तो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा, वो कितना है, एंड टोटल सेल एंटिसिपेटेड एट हायर सेलिंग प्राइस आर गिवन बिलो। बोल रहा है कि ये इनका एक थिंकिंग है, ये फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं कि इफ हम लोग जो है फर्दर प्रोसेस करते हैं तो कितने में सेल कर पाएंगे, हायर वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ एक एस्टिमेशन दिया है, एक प्रोपोजल दिया है, मेक रिकमेंडेशन प्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रोपोजल का इफेक्ट का हमें जो है रिकमेंडेशन देना है कि हाँ फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। अब बोल रहा है देखो, अगर फर्दर प्रोसेस होता है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर फर्दर प्रोसेस कर दिया जाता है एक्स और वाई को, तो 6 लाख प्लस 3 लाख करके 9 लाख में सेल हो जाएगा। एडिशनल इतना मेटेरियल का खर्चा होगा, एडिशनल डायरेक्ट लेबर का 28,000 का खर्चा होगा, ये हमें बोला है, ठीक है। तो अब प्रोपोजल मतलब रिकमेंडेशन क्या करना है कि फर्दर प्रोसेस करे या फर्दर प्रोसेस ना करे, ठीक है। फर्दर प्रोसेस करना सही रहेगा कि नहीं करना, अब इसका डिसीजन कैसे लोगे, फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। प्रॉफिट चेक करोगे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, कि फर्दर प्रोसेस किए बिना सेल करने से प्रॉफिट कितना है, फर्दर प्रोसेस कर देने से प्रॉफिट कितना है, फिर कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि सेल्स जो है फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, सेल वैल्यू वैसे तो देखो ज्यादा दिख रहा है,
ये देखो 9 लाख, यहाँ पर कितना है 7,50,000, तो सेल्स वैल्यू तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंसेस भी तो होगा। एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसमें ये सारे खर्चे हो रहे हैं और उसका सेल वैल्यू ये आ रहा है, लेकिन फर्दर प्रोसेस करने पे 9 लाख में सेल ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये और ये इतना खर्चा हम लोग का एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये खर्चा लेस करने के बाद चेक करना पड़ेगा कि उसमें हमारा बेनिफिट है भी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, इसको हम एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो हम लोग का टोटल सेल वैल्यू, ये पूरा हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। सेल वैल्यू दोनों का मिला के कितना है, यहाँ पर दोनों का मिला के है सेल वैल्यू 7,50,000, ठीक है। लेकिन इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना कितना खर्चा है, डायरेक्ट मेटेरियल है 2,25,000, डायरेक्ट लेबर है 1,10,000, अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड है 1,65,000 और फिक्स्ड ओवरहेड है 2 लाख। मतलब ये टोटल हमारा ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, यही तो बोला है, देखो यही बोला है ज्वाइंट कॉस्ट। अच्छा, अब इसके बाद इनका थिंकिंग ये है कि चलो फर्दर प्रोसेस करते हैं तो मार्केट में ज्यादा में सेल होगा, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेस करने से ये दोनों मिला के सेल्स वैल्यू हो जाएगा 9 लाख, दोनों मिला के सेल्स वैल्यू हो जाएगा 9 लाख। वैसे इंडिविजुअली भी दिया हुआ है, चाहो तो इंडिविजुअली भी, मतलब इंडिविजुअली लिख लेंगे, हम एक बार ज्वाइंटली लिख रहे हैं। और एक्सपेंस, फर्दर प्रोसेसिंग का एक्सपेंस जो है ये हम लोग का बन जा रहा है 70 और 28। हम टोटल एक बार लिख के बता रहे हैं समझाने के लिए, 70 और 28, ठीक है। तो अगर फर्दर प्रोसेस करना है, ऑब्वियसली 7,50,000 के बिहाफ में 9 लाख हमारा अर्निंग होगा। अर्निंग तो बढ़ रहा है, बट अर्निंग बढ़ाने के लिए ये खर्चा भी तो करना पड़ रहा है, दैट इज 98,000 का। तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये खर्चे तो होने ही वाले हैं, ये खर्चा नहीं करेंगे तो एक्स और वाई कहां से प्रोड्यूस होगा, ये खर्चा तो होगा ही। और 9 लाख में अगर सेल करना है तो एडिशनल ये खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर हमें देखना है कि सेल हमें कब करना चाहिए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे या फिर फर्दर प्रोसेस करके, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किसमें कितना प्रॉफिट है। तो सेल ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज करवाने के लिए जो एडिशनल खर्चा हो रहा है वो हमें लेस करना पड़ेगा, तब तो जाके पता चलेगा कि हम लोग का बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और टोटल। तो पहले यहां पर लिखते हैं सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस 6 लाख 3 लाख, टोटल में 9 लाख, 6 लाख 3 लाख और टोटल 9 लाख, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेस, या फिर सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिख लो, ये ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इससे ज्यादा क्लियरली समझ में आता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितना है, इसको सेपरेटली नहीं दिया है, लेकिन हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। 7,50,000 बोला है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्स कितना सेल होगा वो बता दिया है, 66 एंड 2/3%। एक्स जो सेल होता है उसका क्वांटिटी है 66 एंड 2/3%। ये देखो परसेंटेज ऑफ सेल, तो इसमें एक्स का परसेंटेज अगर 66 एंड 2/3 है तो इस पे 66 एंड 2/3 लगा लो, बाकी वाई का हो जाएगा, ठीक है। तो 7,50,000 पे हम लोग 66 लाख 2/3 लगाएंगे यहाँ पर, 66 एंड 2/3% इंटू 6 लाख नहीं, यहां पर हो जाएगा 7,50,000। अच्छा, तो देखते हैं 66 एंड 2/3 मतलब कितना होगा। ये देखो 66 एंड 2/3 मतलब 66 इंटू 3 प्लस 2, यानी 200/3। ये देखो अगर 200/3% है तो इसे कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 200/3 होल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 200/3 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 2/3। तो बेसिकली 7,50,000 पे 2/3 लगा दो, हो जाएगा। अब ये 66 एंड 2/3 लगाने का जरूरत नहीं है, 2/3 लगाने से ही डायरेक्टली हो जाएगा, ये ज्यादा आसान रहता है। 7,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एक्स का सेल वैल्यू है 5 लाख, तो वाई का कितना हो जाएगा, बाकी बचा हुआ। तो 7,50,000 से अगर हम लोग 5 लाख लेस कर देंगे तो बाकी पता चल जाएगा कि कितना वाई का है। तो ये हो जाएगा हम लोग का
7,50,000, ये 2,50,000 हो जाएगा, 2,50,000 और टोटल 7,50,000। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये दोनों का डिफरेंस निकालने से हमें क्या पता चलेगा, इंक्रीमेंटल सेल, कि कितना सेल हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंटल सेल। तो अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे, यहां पर बेचेंगे तो 6 लाख का सेल होगा, यहां पर बेच देंगे तो हम लोग का 5 लाख का सेल होगा। तो इंक्रीमेंटल सेल, सेल्स वैल्यू हम लोग का 1 लाख एक्स्ट्रा सेल्स करके मिलेगा, यहां पर एक्स्ट्रा 50,000 मिलेगा। तो ओवरऑल 1,50,000 मिलेगा। वो तो हम लोग ये दोनों को कंपेयर करके भी देख पा रहे थे, लेकिन हम लोगों को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। अब ये इंक्रीमेंटल सेल तो होगा, ऑब्वियसली सेल वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन सेल करवाने के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वो भी तो हमें लेस करना पड़ेगा, तब तो कंपेयर कर पाएंगे ना। क्योंकि देखो, ये कॉस्ट यहां पर सेल करो तो भी लगेगा, ये कॉस्ट यहां पर सेल करो तो भी लगेगा। तो अगर मुझे कंपेयर ही करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को हटा के करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा सेल करके कितना बेनिफिट होगा फर्दर प्रोसेस में सेल करके। ऑब्वियसली सेल वैल्यू ज्यादा है, लेकिन यहां पर सेल वैल्यू कैसे आया, यहां पर आया है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यहां के सेल वैल्यू में जो टोटल कॉस्ट है उसमें है जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन यहां पर जब सेल वैल्यू हो रहा है तो उसका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यहां पर टोटल कॉस्ट का मतलब ओनली एंड ओनली जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, तो हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देना है, तब जाके पता चलेगा कि हम लोग का सेल करके एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम लोग लेस करेंगे ये मेटेरियल और लेबर, ऐसा दो कॉस्ट हमें बता दिया है, एडिशनल मेटेरियल, एडिशनल लेबर। तो यहां पर लिखेंगे मेटेरियल और लेबर, ये है एडिशनल कॉस्ट, या फिर बोल सकते हो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। लिख लेते हैं एक बार, 50, 20, 20 और 8, 50, 20, 20 और 8, 70, 28। अच्छा, और क्या कॉस्ट लगेगा, देखो अब यहां पर ये जो पॉइंट है ये काफी अच्छा पॉइंट यहां बोला है। देखो वेरिएबल ओवरहेड, देखो वेरिएबल ओवरहेड क्या है, ऐसा एक अदर एक्सपेंसेस है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर हम लोगों का जो है हम लोग अपना अगर कॉस्ट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग दूसरा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे मेटेरियल और लेबर, ये भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये तो वेरिएबल है लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो मेटेरियल लेबर का कितना और कॉस्ट लगेगा हमें बता दिया, तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं बताया तो क्या हुआ, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है लेबर पे। तो जितना लेबर का खर्चा लगेगा वेरिएबल ओवरहेड उसका 150% लगेगा। तो अगर एडिशनल लेबर लग रहा है तो एडिशनल जो है वेरिएबल ओवरहेड भी लगना चाहिए, जो कि हमें नहीं बता के दिया है। यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पॉइंट दिया हुआ है, यही पॉइंट जो है हम लोग के लिए स्पेशल है कि वेरिएबल ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं वहां अगर मेटेरियल लेबर का जो है रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली लेबर जितना लगेगा वेरिएबल ओवरहेड उतना लगेगा, तो हमें वेरिएबल ओवरहेड का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो उसमें हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट में या एडिशनल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड को भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से लेस कर देते हैं वेरिएबल ओवरहेड, कितना हो जाएगा 150% ऑन लेबर। ठीक है, तो ये लेबर कितना है 20,000 पे 150%, यानी 30,000, 15 इंटू कर दो, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40,000 हो गया। और ये टोटल में कितना हो जाएगा 30 और 40, ये हो जाएगा हम लोग का 70,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लेस करने से कितना आएगा, ये इंक्रीमेंटल सेल हो गया हम लोग का, इसको ना हम ऐसे नाम दे देते हैं, इंक्रीमेंटल सेल ए नाम दे दिया मैंने। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये जो है इसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको पूरा टोटल कर देते हैं, एंड में लेस ही करेंगे, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसको ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, अब एडिशनल कॉस्ट, ये सेल पाने के लिए हमें इतना इतना कॉस्ट एडिशनल बेयर करना पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख, ये कितना हो जाएगा ये हो गया 20 और 40, 68,000, 150% ऑफ 8,000। अच्छा, शायद मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, 150% ऑफ 8,000, 40,000 तो नहीं हो सकता है, 12,000।
42,000। ये 20,000 और 20,000, ये 40,000 हो जाएगा, ये 40,000 हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 70, 98, 98 और 42, 98, 1,40,000। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमें इस पॉइंट पे सेल करना है तो टोटल कॉस्ट हम लोग का कितना हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ेगा। अब हम लोग ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पता चलेगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो 1 लाख और 1 लाख ये हो गया नील। ठीक है, 50,000 40,000 ये हो गया हम लोग का 10,000, 1,50,000 1,40,000 तो ये हम लोग का हो गया अगेन 10,000। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट जो Y है उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, बट प्रोडक्ट X को नहीं करना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं इट इज रिकमेंडेड टू further process product Y as there is incremental profit 10,000 where product X need not be further processed, need not be further processed as there is no incremental profit, no incremental profit। एक्स को फर्दर प्रोसेस करके कोई भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि उससे कोई इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं आ रहा है। वो उसका उस सिचुएशन में सेल करके जितना आएगा बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों केस में एक ही आ जा रहा है, मतलब कॉस्ट को लेस करने से एक ही जैसा हो जा रहा है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से दिखाया। देखो हमें फॉर्मेट ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम एक बार समझाने के लिए ना तुम लोग को सेपरेटली बताते हैं। देखो कि हम लोगों ने किया क्या, तो हम लोगों ने ऐसे किया। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग दोनों को अलग अलग करते, जैसे देखो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, मानो कि अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करते तो यहां पर हो जाता 5 लाख। देखो ये एक बार तुम लोग को क्लियर आइडिया देने के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर देते तो एक्स सेल करके इतना मिलता, वाई सेल करके इतना मिलता, लेकिन इसके पीछे हमारा कॉस्ट कितना इनकर्ड हो जाता वो चेक करो। इसके पीछे हमारा कॉस्ट इनकर्ड होता डायरेक्ट मटेरियल 2,25,000 और डायरेक्ट लेबर 1,10,000। ठीक है, तो उसको तो हमें यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट हम लोगों ने निकाला होगा। एक सेकेंड, ये हमें टोटल में दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग टोटल में निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख लिया मैंने 9 लाख। अच्छा ये देखो, ऐसे हम लोग सेपरेटली करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये इसीलिए होगा देखो क्योंकि हमारे पास ना सेपरेटली जॉइंट कॉस्ट और ये एप्लीकेबल नहीं है। हम एक ही मतलब टोटल करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर 7,50,000 ये हम लोग का टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा, और इसको पाने के लिए हमें कितना कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। तो ये देखो कितना हो रहा है 2,25,000। क्यों नहीं लेना पड़ेगा वो भी समझो, क्योंकि जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करके सेल करें कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, फिक्स्ड ओवरहेड इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी हमारे यूनिट चेंज या किसी डिसीजन चेंज से चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचे या फिर उसी कंडीशन में बेचे, उससे फिक्स्ड ओवरहेड का कभी भी चेंजेस हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड का यहाँ पर कोई मतलब यहाँ हमारा कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं फिक्स्ड ओवरहेड का, क्योंकि हमें कंपेयर करके बताना था सिर्फ कि हमें कहां पर सेल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना सेलिंग प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड वैसे भी कोई इंपैक्ट नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये सारे कॉस्ट को हम लोग ऐड करते हैं। देखो 2,25,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,65,000, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं 5 लाख। तो लेस करने से हो जाएगा 2,50,000
2,50,000 का प्रॉफिट होगा अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर नहीं बेचते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट कितना होगा, 9 लाख माइनस 70,000 माइनस यहाँ पर 28,000 और एक हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया प्लस ये 5 लाख भी लेस करना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट तो आ ही रहा है हम लोग का यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो वेरिएबल कॉस्ट निकाला था उसका टोटल देखो, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना है 42,000, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां सेल कर देते हैं बिफोर सेपरेशन पॉइंट तो प्रॉफिट है 2,50,000, आफ्टर सेपरेशन पॉइंट सेल्स वैल्यू 9 लाख, ठीक है। 70,000 का एडिशनल मेटेरियल, 28,000 का एडिशनल लेबर का खर्चा होगा और 5 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, सोचो, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट को अप्लाई किए बिना तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो नहीं रहा है, और माइनस 42,000 तो यहाँ पर कितना आ गया 2,60,000, ये देखो 2,60,000, तो 2,60,000 यहाँ पर और यहाँ पर 2,50,000, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है फर्दर प्रोसेस करके 10,000 का, ठीक है। ये देखो फर्दर प्रोसेस करने से 10,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये हम लोग इन जो ज्वाइंटली कर रहे हैं तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट से हो रहा है या दोनों से हो रहा है, वो नहीं पता चल रहा है। लेकिन उसी चीज को जब हम लोग सेपरेटली यहाँ पर कर ले रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है कि फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट वाई को करना चाहिए, क्योंकि ये 10,000 का इंक्रीमेंट हमें कौन दे रहा है, प्रोडक्ट वाई दे रहा है, प्रोडक्ट एक्स नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट एक्स को हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखो प्रोडक्ट एक्स का यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट एक्स का जो है हम लोग का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना लग रहा है, प्रोडक्ट एक्स का इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम लोग का लग रहा है 30 और 20 और 50, 1 लाख। और प्रोडक्ट एक्स को इंडिविजुअली अगर देखोगे कि सेल करने के मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यू है 5 लाख, क्या हुआ कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्रोडक्ट एक्स का स्प्लिट ऑफ पॉइंट देखो यहाँ पर सेल वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। और इसको फर्दर प्रोसेस करने का एक्सपेंस कितना है 1 लाख, उसके बाद इसको जब सेल कर रहे हैं कितना मिल रहा है 6 लाख मिल रहा है। तो बेसिकली 5 लाख सेल्स वैल्यू ऐसे ही मिल रहा है, 1 लाख एक्सपेंस करके सेल वैल्यू 6 लाख मिल रहा है। तो ये तो जो है न्यूट्रल हो गया ना, मुझे 1 लाख खर्चा करना है तब जाके मुझे जो है 6 लाख का जो है सेल वैल्यू मिल रहा है, तो फिर मेरा फायदा क्या है, तो हम 5 लाख में ही क्यों ना सेल कर दे। जैसे मान लो मुझे सेल करके किसी एक प्रोडक्ट का 5 रुपीज मिलता है, लेकिन अगर हम इस पे 1 रुपीज का एक्सपेंस करें तो मुझे सेल वैल्यू 6 रुपीज मिलेगा। अगर इसका सेल वैल्यू ऑलरेडी एक प्रोडक्ट का 5 रुपीज है, हम इस पे 1 रुपीज खर्चा किया और मुझे 6 रुपए मिल रहा है, तो हम क्यों 6 रुपए में बेचें, हम 5 रुपीज में ही बेचेंगे, क्योंकि इससे तो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ लॉस नहीं है इसलिए तो नहीं लाया, लॉस नहीं है, लेकिन बेनिफिट भी तो नहीं है। लॉस नहीं है क्यों, क्योंकि अगर 1 रुपीज एडिशनल एक्सपेंस कर रहे हैं तो 1 रुपीज रिकवरी भी कर पा रहे हैं सेल वैल्यू से, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारा न्यूट्रल हो रहा है तो फर्दर हम लोग क्यों प्रोसेस करें, क्योंकि उसमें तो टाइम जाएगा, ऑब्वियसली लॉस तो नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, इस केस में प्रोडक्ट एक्स को कभी फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट वाई को करना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअली नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें दोनों सेल्स का डिफरेंस निकालना चाहिए, फिर दोनों सेल्स में जो भी कॉस्ट हम लोगों ने एडिशनल लगाया है, ठीक है, ये एडिशनल कॉस्ट को हम लोग अगर लेस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि एडिशनल कॉस्ट की वजह से हमारा जो सेल वैल्यू एक्सेस दिख रहा था, क्योंकि सेल वैल्यू एक्सेस क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे फर्दर प्रोसेस किया है, तो फर्दर प्रोसेस को हटाओ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हटा दो इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये सेल में क्या इंक्लूडेड है, ये इंक्रीमेंटल सेल इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने फर्दर प्रोसेस किया है, उसको अगर हम लोग उसका इंपैक्ट हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को जो मतलब कॉस्ट हटाने से सेल से जो प्रॉफिट मिलेगा वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिलेगा, कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करने से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है, जिसमें एक में हमारा नील आ रहा है और बाकी सब में हम लोग का 10,000, बाकी एक ही है 10,000 आ रहा है, ओवरऑल इंपैक्ट भी देख लो 10,000 है। तो इसका मतलब हमारा रिकमेंडेशन यही होगा कि प्रोडक्ट वाई को फर्दर प्रोसेस करो बट प्रोडक्ट एक्स को फर्दर प्रोसेस मत करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन देखो कैसे करना है, क्योंकि तुम लोग को सेपरेटली नहीं करना है, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर क्या बोला है, ए वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, ठीक है, ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, obtain 4 product whose cost details are as follows, joint cost of the product 8,29,600, output A 5 lakh liter, B 10,000 liter, C 5,000 liter, D 9,000 kg। देखो
3 प्रोडक्ट्स आर इन लीटर एंड 1 इन केजी। फिर बोल रहा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है, ए बी सी का नहीं है यानी सी का फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, और डी द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडिएट्स दैट इज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट को विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग भी सेल किया जा सकता है, फिनिश प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। इंटरमीडिएट मतलब एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वही बीच का हो रहा है ना, इसीलिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करेंगे तो इतना 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 मिलेगा, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल करेंगे तो ये मिलेगा सेल वैल्यू। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन एनआरवी मेथड। हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करके दिखाना है एनआरवी मेथड से, और बोल रहा है कंपेयर करना है, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विद एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करके या नहीं करके अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारे प्रॉफिट में क्या चेंजेस दिखेगा। सबसे पहले तो एनआरवी मेथड से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए फाइनल सेल्स वैल्यू लेस जो है प्रॉफिट, ठीक है, और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कुछ होगा तो वो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर apportionment of joint cost, apportionment of joint cost, particulars A B C D और total। थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, A B C D टोटल। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स वैल्यू, तो ऐसे लिख लेते हैं, आउटपुट हमें दिया हुआ है, फिर यहाँ पर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर यहाँ पर सेल्स निकाल लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल, यहाँ पर आउटपुट देखते हैं कितना है, 5 लाख लीटर, 10,000, 5,000 और 9,000 केजी। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख लीटर, यहाँ पर हो जाएगा 10,000 लीटर, ये है 5,000 लीटर और ये है 9,000 केजी। इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक कुछ लीटर में है और कुछ हम लोग का किलो में है, ठीक है। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हमें फाइनल सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोला है, 1 पॉइंट, ये देखो फाइनल सेल्स वैल्यू कौन सा है, ये वाला, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट का है, क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट फिनिश प्रोडक्ट यानी फाइनल सेल्स वैल्यू 1.848 6.40, 1.848 6.40 और 26.67 था, 26.67, ठीक है। ये कुछ तो पर किलो में है और कुछ पर लीटर में है, तो मैंने पर यूनिट लिख दिया, ये भी ऐड नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर निकालेंगे सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 मतलब वैसे तो पॉइंट में है 90, मतलब 84 है। अच्छा, 5 इंटू 1.84 9.2 मतलब 9,20,000। अच्छा, ये तो हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा हम लोग का 5 इंटू 6.4 32। अच्छा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9,000 इंटू 26.67 26.67 2,40,000 2,40,030 ऐसे दिया हुआ है, 240,030। अच्छा, अब ये सब का टोटल भी कर लेते हैं, प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 9,20,000 12,72,030 ये हम लोग को मिल गया आफ्टर स्प्लिट ऑफ कितना सेल वैल्यू होगा। अब इससे क्या लेस करना है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो देखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, ये रहा 2,40,000 48 और 8030 2,40,000 48, ये इसका फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं, और 8030 टोटल करने पे कितना आ जाएगा देखते हैं एक बार, 2,40,000 प्लस 48 प्लस 8030
296,030 296,030 ये हो गया फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, अब ये लेस करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये लेस करने से हमें मिल जाएगा एनआरवी। अब यहाँ पर बाकी कुछ क्यों नहीं लेस किया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ना तो सेलिंग कॉस्ट है ना तो प्रॉफिट बता रखा है। अगर बता देता तो हम लोग लेस कर लेते, प्रॉफिट नहीं बताया है कि हम लोग प्रॉफिट को लेस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एनआरवी। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तो लेस नहीं हो रहा है कि कॉस्ट आ रहा है, एनआरवी आएगा। तो 9,20,000 से 2,40,000 लेस करना है, यानी 92 से हमें लेस करना है 24 को, तो ये हो गया 6,80,000। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 32,000। अच्छा, ये तो 32,000 ही रहेगा, और ये 0,0,0 2,32,000 2,32,000। अब ये ऐड करने से ये इधर लेस करके देखते हैं कितना आता है। 12,72,030 माइनस 2,96,030 9,76,000 9,76,000। थोड़ा सा डेटा जो है ऑड टाइप है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का क्या आ गया, एनआरवी। अब क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट लेस करते तो बचा हुआ कॉस्ट हम लोग बता देते कि ये जॉइंट कॉस्ट है, जैसे कि बाकी में किया। मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है प्रॉफिट अवेलेबल होता, तो इसमें क्या इंक्लूडेड है, एनआरवी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल्स वैल्यू, यानी ये अभी भी सेल्स वैल्यू है, तो इसमें टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब टोटल कॉस्ट में सिर्फ जॉइंट कॉस्ट इंक्लूडेड है, बाकी कॉस्ट जो भी था क्वेश्चन में वो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। अब प्रॉफिट पता होता तो प्रॉफिट लेस कर देते, डायरेक्टली जॉइंट कॉस्ट आ जाता, बट यहां पर वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में सीखा था, एनआरवी के रेशियो से जॉइंट कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जॉइंट कॉस्ट है कितना, जॉइंट कॉस्ट है 8,29,600, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8,29,600 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो है इसमें से हर जगह से हम लोग 3-3 जीरो हटा देते हैं इक्वल करके। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कितना आ रहा है, 680:32:32:232। इसका पहले टोटल कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 680 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 232 यानी कि 976। ठीक है, अब हर बार जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे तो उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो हम लोग का मेन हो गया, इसको अपोर्शन करना है। तो 8,29,600 इंटू 680 डिवाइडेड बाई 976, तो ये तो हर जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा, तो इसका एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इंटू कर देंगे 680 32 32 232 से। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, 8,29,600 डिवाइडेड बाई 976 850, ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं 850। ठीक है, याद रखने के लिए। तो 850 इंटू 680 850 इंटू 680, तो ये हो जा रहा है 5,78,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5,78,000। फिर 850 इंटू 32 यहाँ पर लिखते हैं 850 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 27,200। फिर यहाँ पर 27,200। अच्छा, फिर नेक्स्ट 850 इंटू 232 1,97,200, यहाँ पर लिखते हैं 1,97,200। ठीक है, तो ये टोटल करने से कितना आ जाएगा, 8,29,600। ऑब्वियसली उसी को तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को यहाँ से लेस कर देते हैं एनआरवी से, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट ही इंक्लूडेड था, अगर हम लोग एनआरवी से ज्वाइंट कॉस्ट को ये लाइन नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, अगर लगा दिए हो तो भी कोई बात नहीं है, इसमें ए बी दे दो। अगर लगा दिए हो तो इसको ए और इसको बी देके नीचे हम लोग लेस कर देंगे। तो एनआरवी में क्या था, सेल्स और ज्वाइंट कॉस्ट, जैसे मैंने अभी तुम लोग को समझाया, तो अगर हम लोग उसको लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। देखो, ये हो गया 0,0,0 1,02,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4,800 चेक कर लेते हैं, 32 माइनस 27 200 4,800। अच्छा, इसके बाद 32,000 माइनस 27 200 4,800 2,32 197 200 34,800।
976, 829, 600, 1,46,400, 1,46,400। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसको क्यों कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया है। एक तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन, ये देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन एनआरवी। एनआरवी मेथड से कैलकुलेट करने के बाद बताओ कि हर एक प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट है। तो वैसे ही हम लोगों ने निकाल लिया। एनआरवी मेथड में क्या करना है, सेल्स वैल्यू से हमें सारे कॉस्ट को लेस करते जाना है। तो जिसमें जॉइंट कॉस्ट को हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट था ही नहीं। प्रॉफिट होता तो डायरेक्टली जॉइंट कॉस्ट आता, बोल ही दिया है प्रॉफिट निकालो। तो एनआरवी के रेशियो से जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हुए हमें प्रॉफिट मिल गया। तो पहला आंसर हो गया। और उसके बाद कंपेयर करना है प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग तो हमारा, विथ फर्दर प्रोसेसिंग तो हो गया, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग क्या होगा देख लेते हैं, फिर कंपेरेटिव भी बना लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स ए बी सी डी और टोटल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, कितना होगा देखो, तुम लोग चाहो तो सेम ये कॉलम लिख सकते हो, आउटपुट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बस चेंज कर लेना, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा 1.20, तो 5 लाख इंटू 1.20 हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख लीटर, 5 लाख इंटू 1.20, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 5 लाख इंटू 1.20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सही कर लो, हम थोड़ा जो है टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में कर रहे हैं। यहाँ 5 लीटर लिख लो, 5 लाख लीटर, ठीक है। ये बेसिकली है 5 लाख लीटर, 5 लाख लीटर, ये हम लोग का 5 लाख लीटर। अच्छा, फिर बी है 10,000 लीटर, 10,000 लीटर, 10,000 लीटर इंटू, ये हो जाएगा हम लोग का 4 रुपीज, मतलब 40,000। अच्छा, उसके बाद है 5,000 लीटर इंटू 6.40, 5,000 लीटर इंटू 6.40, तो ये कितना हो जाएगा 32,000। और डी का है हम लोग का 9,000 केजी इंटू 24 पर केजी, 9,000 केजी इंटू 24 पर केजी। तो 24 इंटू 9 देखते हैं कितना होता है, 24 इंटू 9 2,16,000, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, 6 लाख और 40,000 और 32, 72,000, 6,72,000 प्लस 6,72,000 प्लस 2,16,000, तो टोटल कॉलम में जाएगा 8,88,000। सेल्स वैल्यू आ गया। अब यहां से लेस कर देंगे जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि जब फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो एक ही कॉस्ट इनकट हो रहा है, दैट इज जॉइंट कॉस्ट। और ये हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया है। 5,78, 27,200, 27,200, 5,78, 27,200, 27,200 और 1,97,200, टोटल 8,29,600, 1,97,200, 8,29,600, ये टोटल लिख दिया जॉइंट कॉस्ट। ये कहां से मिला, ये लिख देते हैं, ये हम लोग को मिल रहा है, क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए से, तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर ए से मिला है, ठीक है। आंसर ए से मिल रहा है। अब इसको लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,000, नहीं 22 हो रहा है, 22,000, ये हो गया 008, 12,800, और ये कितना हो जाएगा 008, 4,800, और ये हो जाएगा 008, ये शायद हो रहा है 1, नहीं ये गलत हो रहा है, मेरा कैलकुलेशन लग रहा है मुझे 2,16,000 माइनस 1,97,200, 18,800, 18,800, और टोटल करने पे देख लेते हैं, प्लस 4,800, 12,800 और 22,000, तो ये हो जाएगा 58,400।
अच्छा 58,400 ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट ही सिर्फ होगा बिफोर सेपरेशन में। अब आंसर हमें देना पड़ेगा कि हम लोग को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही पूछा है। देखो हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपेयर करके बताना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट, तुम लोग ऊपर ना हेडिंग कर लो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब यही वाला, ठीक है, ये लिखना है। ये इसके जगह लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये तुम लोग ऊपर हेडिंग कर लो तो तुम लोग का प्रेजेंटेशन बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर, फिर उसके बाद तुम लोग पर्टिकुलर्स ऐसे लिखोगे, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ ए बी सी डी और टोटल, ठीक है, और यहाँ लिखोगे प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये है 1 लाख टू 4800, 4800, 34,800, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख टू 4800, 4800 और 34,800, और टोटल था 1,46,400, 1,46,400। ये अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। और प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेस ये देखो 22,000, 1,28,000, 12,800, 4,800, 18,800 और टोटल में 58,400। अब डिफरेंस देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 0,0008, 80,000, ये हो जाएगा 12,800 और 4,800, ये कितना हो जाएगा, 12,800 माइनस 4,800, 8,000 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लिखा है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव, ये जीरो आ रहा है। और इसका हो जाएगा हम लोग का 800 लेस हो गया 30 और यहाँ पर 16, हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 80,000 प्लस 16,000, 96, 96 से 8 लेस करने से 88, या फिर ये दोनों को माइनस करके भी हम लोग देख सकते हैं, 88 हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमें जो है कमेंट देना पड़ेगा कि कौन सा फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हम लोग का क्या आ रहा है, या हम लोग का आ रहा है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि इसमें लॉस भी आया है। तो अगर ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 80,000 का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के पहले इतना और बाद में इतना प्रॉफिट, तो इसका मतलब करना चाहिए। तो फर्दर प्रोसेस क्या क्या होगा यहाँ पर लिखते हैं, फर्दर प्रोसेस, तुम लोग लैंग्वेज में लिख देना, हम जस्ट ऐसे लिख देते हैं फर्दर प्रोसेस कौन कौन सा प्रोडक्ट होगा, ए होगा और फर्दर प्रोसेस डी होगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और फर्दर प्रोसेस कौन सा नहीं होगा, बी नहीं होना चाहिए और सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी में लॉस हो रहा है, सी का कोई फायदा नहीं हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करके बेचो तो भी जितना, नहीं करके बेचो तो भी उतना ही। तो फर्दर प्रोसेस ए और डी का होना चाहिए, लेकिन लिखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लिखना पड़ता है, कॉस्ट में लिखना जरूरी होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट ए एंड डी as there is incremental profit of 80,000 and 16,000 but C and B should not be further processed, C and B should not be further processed। ये चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा, अगर अभी नहीं भी लिखते हो तो एग्जाम में तो जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, लिखना जरूरी है। ठीक है चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे। बाय मैम।